गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इंटरफेरेंस जो पैटर्न देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, उसमें हमने देखा था कि कुछ स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिली थी, कुछ पे मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है। और वो दो केसेस हमने जो देखे थे उसमें दो टाइप का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले केस में डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, ठीक है। तो अब उसका हम मैथमेटिकल या एनालिटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। हम मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे कि किस कंडीशन में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है और किस कंडीशन में हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो उसका हमें क्या करना है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमें उस चीज को प्रूव करना है, ठीक। अपने पास जो वेव्स है, हम दो वेव्स लेके चलेंगे, दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, एम्पलीट्यूड सेम और नियर अबाउट सेम होगा, किसी मीडियम में सुपर इंपोज होगी पार्टिकल पे, और आफ्टर सुपर इंपोजिशन जो रिजल्टिंग वेव होगी उसकी एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी, फेज एंगल, ये सब हम कैलकुलेट करके फिर हम दोनों टाइप के इंटरफेरेंस चेक करेंगे, ठीक। तो अब अपन दो वेव्स की बात करते हैं। सपोज that two light waves of same frequency and near about amplitude, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड नियर अबाउट रखा है, सेम नहीं रखा, सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियर अबाउट एम्पलीट्यूड, टू लाइट वेव्स of same frequency and near about amplitude are superimposed at a point of medium. The equation of displacement of these waves, the equation of displacement of these waves are, equation of displacement of these waves, फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी, फर्स्ट वेव की इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a1 sin kx minus omega t। देखो लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट कि वेव के जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वो ऐसी ही कुछ होती है, y1x yx, t इक्वल्स टू a sin kx minus omega t, ठीक है ना। तो y1 फर्स्ट वेव के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, a1 उसका एम्पलीट्यूड हो गया बेटा, k वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा कांस्टेंट होता है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। x रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोजीशन को और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो इक्वेशन है, ये सेकंड जो वेव है उसके और फर्स्ट वेव के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो सपोज डेल्टा x का है। पाथ डिफरेंस कितने का है, डेल्टा x का। तो x की जगह पुट कर लूंगा x प्लस डेल्टा x। सेकंड जो वेव है वो डेल्टा x आगे चल रही है, तो इक्वेशन क्या होगी, y2 इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड हमने a2 ले लिया, sin k, x की जगह आपने लिखा x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा t। अब आप k को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो y2 इक्वल्स टू a2 sin kx प्लस k डेल्टा x माइनस ओमेगा t, और k डेल्टा x वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन किया था, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू k वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा x। तो k डेल्टा x आपका क्या हो गया बेटा, phi फेज डिफरेंस, जिसको अपन क्या पुट कर लेंगे, phi। तो y2 की इक्वेशन होगी आपके पास a2 sin kx minus omega t plus phi, इक्वेशन नंबर 2। ये वेव इक्वेशन लिख लिया हमने। फर्स्ट वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है, kx minus omega t, kx minus omega t, ठीक है ना, प्लस phi का फेज डिफरेंस। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितने का है, phi का। फेज डिफरेंस कितने का है, phi का। अगर phi फेज डिफरेंस 0 लो तो सेम फेज होगी, सेम फेज होगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो हमें चेक करना है लास्ट में जाके। तो ये जब दोनों वेव किसी पार्टिकल के या किसी मीडियम के पार्टिकल पे सुपर इंपोज होती हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टिंग वेव यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to superposition principle, displacement of resulting wave, displacement of resulting wave, displacement of resulting wave y equals to y1 plus y2, y equals to y1 plus y2, ठीक है ना। जो रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट जो सुपर इंपोज वेव्स हैं उनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब y1 और y2 की वैल्यूज पुट करो यहां पे, तो y की इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, y1 a1 sin kx minus omega t plus a2 sin kx minus omega t plus 5, ये वाली टर्म एज इट इज, इसमें sin a plus b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, इसको अपन a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो y इक्वेशन इक्वल्स टू इक्वेशन आई a1 sin kx minus omega t plus a2 sin kx minus omega t, यहां sin a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, sin kx minus omega t cos phi plus cos kx minus omega t sin phi, sin a cos b plus cos a sin b। और अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें से और इसमें से sin kx minus omega t कॉमन है, मैं इसको लिखूंगा y equals to sin kx minus omega t कॉमन ले लो, इसमें से और इसमें से a2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे तो बचा a1 ब्रैकेट में, यहां पे बचा a1 प्लस यहां पे बचा a2 cos phi, a2 cos phi प्लस a2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको लिखूंगा cos kx minus omega t, पहले लिख देता हूं cos kx minus omega t a2 sin phi, a2 into sin phi ये लिख दिया, मल्टीप्लाई तो करना था। अब देखो अपने को लेट करना है, इस इक्वेशन को और सिंपलीफाई करना है, तो इस वाली टर्म को sin के साथ cos की कोई टर्म रिप्रेजेंट कर लूंगा और cos के साथ sin की कोई टर्म रिप्रेजेंट कर लूंगा, ले लूंगा मैं लेट a1 plus a2 cos phi equals to r, sin के साथ cos थीटा, मैंने r cos थीटा पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट 3, इसको मैंने 3 बोला। इसी तरह से a2 sin phi, इसको आपने बोल दिया r sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4, और ये दोनों वैल्यू जो है वो यहां पुट कर लो, इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा आपकी y equals to sin kx minus omega t into a1 plus a2 r cos थीटा, मैं r को पहले लिख दूं sin kx minus omega t cos थीटा प्लस a2 sin phi की जगह r sin थीटा, यहां r sin थीटा, r को पहले लिख लिया r cos kx minus omega t sin थीटा, और ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन में से r कॉमन है, sin kx minus omega t cos थीटा प्लस cos kx minus omega t sin थीटा, sin a cos b प्लस cos a sin b, वापस से sin a प्लस b बन गया, इक्वेशन आ गई आपके पास बेटा रिजल्टिंग वेव के डिस्प्लेसमेंट की y equals to r कॉमन और फिर से sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला बन गया sin kx minus omega t plus theta। This is the equation of displacement of resulting wave, equation number 5। This is the equation of displacement of resulting wave after superimposition। जो resulting wave है आपकी उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये है, और ये इक्वेशन वैसी है जो आप लेके चल रहे थे कुछ आर रिजल्टिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं उसको, थीटा क्या है फेज डिफरेंस, थीटा क्या हो गया आपका फेज डिफरेंस। अब मुझे आर सोल्व करना है, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड सोल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके ऐड करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को स्क्वायर करके क्या करना है ऐड करना है, ठीक है, अपना आर सोल्व हो जाएगा।
एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव के लिए क्या करना होगा बेटा, थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर करके ऐड करना होगा। देखो आसान, इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं अपन, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, इक्वेशन नंबर 5 के बाद फर्स्ट पॉइंट अपना है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव, स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ऐड, स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का स्क्वायर करो और ऐड करो, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 sin फाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करो और सिंपलीफाई करो और इसका स्क्वायर कर लिया हमने, कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, इसका होल स्क्वायर बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो 1 होगा। इसमें भी देखो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, इसके साथ cos स्क्वायर फाई भी आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई, a2 cos फाई है ना, इसका होल स्क्वायर होगा a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। देखो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में बचा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1, तो अपने पास इक्वेशन आ गई r स्क्वायर इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। और अब क्या कर लूं, बहुत साइड अंडर रूट ले लूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास r इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। This is equation number 6. This is the amplitude of resulting wave. Displacement of resulting wave जो है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट r जो है आपके पास आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई। अब मुझे कैलकुलेट करना है थीटा, फेज डिफरेंस। सेकंड मुझे कैलकुलेट क्या करना है, थीटा। सेकंड पॉइंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस थीटा। क्या करना चाहिए, फोर्थ में फिफ्थ का डिवाइड कर लो, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा tan थीटा, तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का डिवाइड कर देंगे। देखो इक्वेशन क्या है, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। r से r कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हुआ, और फिर थीटा को tan को उधर ले जाएंगे तो इक्वेशन आ जाएगी अपने पास tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। अपने पास इक्वेशन आ गई tan थीटा इक्वल्स टू a2 sin फाई प्लस a1 प्लस a2 cos फाई। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। दिस इज द फेज डिफरेंस थीटा। थीटा हमारा क्या आ गया, फेज डिफरेंस, रिजल्टिंग वेव जो था उसके लिए फेज डिफरेंस थीटा की वैल्यू ये सॉल्व हो गई। दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव हमें सॉल्व करना है, और इसके बारे में आपने सुना होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव और एनी वेव, एनी टाइप्स ऑफ वेव इज
directly proportional to square of amplitude of wave. Intensity of wave is directly proportional to square of amplitude of wave. ठीक है, तो हमें इंटेंसिटी लिखना थर्ड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव, इंटेंसिटी ऑफ जो रिजल्टिंग वेव है उसी की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे, रिजल्टिंग वेव। तो पहले तो आप एक स्टेटमेंट लिख लो, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, जिसको आई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ amplitude of wave. Intensity of a wave is directly proportional to square of amplitude of wave. ठीक है, that means I proportional to, जैसे इंटेंसिटी I से डिनोट करी, एम्पलीट्यूड A है तो I proportional to A स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, 11th क्लास में हमने कर लिया था जब हमने वेव मोशन पढ़ा था, उसमें ये डेरिवेशन किया हुआ अपना बड़ा डेरिवेशन। फॉर फर्स्ट वेव अपने दो वेव सुपर इंपोज करी थी। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड A1 था, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था A1, इसकी इंटेंसिटी I1 कंसीडर कर लेता हूं, तो फॉर फर्स्ट वेव इंटेंसिटी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, देन I1 इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट ले लिया K, A1 स्क्वायर, I1 इक्वल्स टू K A1 स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव ये हुई। अब देखो सेकंड वेव के लिए बात करें फिर अपन, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव, फॉर सेकंड वेव ऐसे लिख लो, फॉर सेकंड वेव इंटेंसिटी हमने इसकी डिनोट कर ली I2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगी A2 स्क्वायर, मींस I2 इक्वल्स टू K A2 स्क्वायर। रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी सपोज I है और उसका एम्पलीट्यूड कितना है R, तो फॉर रिजल्टिंग वेव I proportional to R square, I proportional to R square, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो कांस्टेंट ले लिया K R square, और ध्यान से देखो R square की वैल्यू क्या हो जाएगी, R square की वैल्यू ये इसका अंडर रूट था, ठीक है ना, इसका अंडर रूट हट जाएगा, A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi, यहां पुट कर लो, तो I equals to K को अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं साथ में, A1 square plus K A2 square plus 2 रूट K, K को रूट K दो बार लिखूंगा, I1 रूट K I2 cos phi, K को क्या लिखा, रूट K into रूट K, 2 टाइम्स इसलिए लिखा, देखो ध्यान से, I1 equals to K A1 square, तो दोनों तरफ रूट ले लो, रूट I1 equals to रूट K A1, रूट K A1 को क्या लिख सकता हूं, रूट K A1 I1 नहीं A1, I1 I2 तो बाद में बनेगा, ये A1 है ये A2 है, रूट के A1 I1 हो गया, रूट के A2 I2 हो गया, ठीक है, K A1 स्क्वायर I1, K A2 स्क्वायर I2, तो इसको लिखा जाएगा बेटा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। दिस इज इक्वेशन नंबर, यहां तक 6 हो गई थी ना, ये 7 डाल दो और ये अपनी कौन सी होगी 8। रिजल्टिंग वेव का इंटेंसिटी आपके पास है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, इसको I1 को लिख सकता हूं रूट I1 का होल स्क्वायर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, इक्वेशन नंबर 8। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव ने पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि किस केस में ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे और किस केस में मिनिमम होंगे, ठीक है ना, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो जब हमारी दो रिजल्टिंग दो सुपर इंपोज वेव है वो सेम फेज में हो या पाई का इवन मल्टीपल हो, उस कंडीशन में तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, ये सब चीजें हम प्रूव करते हैं। अब दो स्पेशल केस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी हम प्रूव करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर आपकी जो 8 है वो काम आएंगे, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8 में अपन वैल्यू पुट करेंगे।
देखो ध्यान से, अब छोटा सा टॉपिक बचा है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, for constructive interference, phase difference between two superimposed wave, phase difference between two superimposed wave should be even multiple of pi, even multiple of pi, means phi equals to 2n pi, even multiple of pi का मतलब है 2n pi, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5 जो भी, तो ये हमेशा इवन टर्म ही आएगी, और इस हिसाब से cos phi कितना होगा, प्लस का 1, हमेशा cos 2n pi प्लस 1 होगा। और इस केस में अगर इक्वेशन नंबर 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 6 अगर मैं r सोल्व करूं तो r का फॉर्मूला क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi की जगह प्लस का 1, cos phi की जगह क्या पुट कर देंगे, प्लस का 1, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, मींस r जो है वो मैक्सिमम होगा इस केस में, और वो कितना होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन जो भी डालना चाहिए जरूरत नहीं है, r मैक्सिमम आपका इतना आएगा। इस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही बोल बताते हैं। इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन नंबर 8 काम में ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 8 cos phi की जगह प्लस 1 पुट कर लो, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, i इक्वल्स टू रूट i1 का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, i1 को रूट i1 का होल स्क्वायर i1 ही होगा, प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos phi की जगह प्लस 1, मींस रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया बेटा, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। देन इंटेंसिटी भी आपकी मैक्सिमम हुई I max रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सपोज मैं बोलूं कि इंटेंसिटी दोनों वेव्स की, सुपर इम्पोज वेव की इंटेंसिटी इक्वल थी, i1 इक्वल्स टू i2 इक्वल्स टू मैंने i0 लिखा, क्या हो गया I max इक्वल्स टू रूट i0 का होल स्क्वायर प्लस रूट i0 का होल स्क्वायर, सॉरी अलग अलग स्क्वायर है ना, रूट i0 प्लस रूट i0 का होल स्क्वायर एक साथ है, 2 रूट i0 का स्क्वायर 4 i0, इस केस में इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी, 4 i0, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में सुपर इम्पोज वेव के बीच पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n लैम्डा होता है। पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा x से डिनोट करेंगे वो होगा n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। कैसे है ये फॉर्मूला, देखो मैं बताता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, मतलब phi इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, k की वैल्यू थी इनटू पाथ डिफरेंस x डेल्टा x। phi आपके पास था 2n पाई, यहां पुट कर लो 2n पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा x, 2 पाई से 2 पाई कट गया, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा, n लैम्डा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इस केस में जो पाथ डिफरेंस होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। अब हम बात करें बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, किसकी बात करें अपन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मैं इसी में बता देता हूं सारा क्या क्या चेंज करना है, वो सारा मैं यही कैलकुलेट करके बता देता हूं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस phase difference between two superimposed waves should be odd multiple of pi, even multiple की जगह क्या लिखेंगे, odd multiple of pi, means 2n minus 1 into pi, उसको लिखा जाएगा 2n minus 1 into pi।
और cos फाई की उस कंडीशन में n की जगह कुछ भी लो, जैसे 1 लिया cos फाई, 2 लिया 3 पाई, 4 लिया 3 पाई, 2 लेने पे 3 पाई, 4 लेने पे 7 पाई, ठीक है ना, 3 पे 5 पाई, इस तरह से ये हमेशा वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरह की आएगी। उस कंडीशन में cos फाई कितना होगा -1, तो इक्वेशन 6 से ये वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए और -1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगी -a1 -a2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में r मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा, r क्या होगा, मिनिमम होगा, एम्पलीट्यूड जो रिजल्टिंग वेव का डिक्रीज करेगा। इस वाले इक्वेशन में भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। अगर i1 i2 i0 तो बीच में डिफरेंस कर दो माइनस, क्या आएगा i मिनिमम 0 हो जाएगा इस केस में, √i0 - √i0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 का ऑड मल्टीपल होगा, मींस उसको लिखा जाएगा 2n - 1 इनटू λ/2, 2n - 1 इनटू λ/2। अब इसको प्रूव कर सकते हो इस फॉर्मूले से, देखो प्रूव कैसे करना है। आप डेल्टा फाई की जगह ये वैल्यू पुट करो, 2n - 1 इनटू पाई, 2n - 1 इनटू पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू x या डेल्टा x, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2n - 1 इनटू इसको रिवर्स करो λ/2, यही तो है। In destructive interference, path difference between two superimposed wave is odd multiple of λ/2, ऐसा लिखा जाएगा। इस केस में इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी 0 मिलेगी, रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो इस कंडीशन में हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है। बेटा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्लास में फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज और टू कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज, वो हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।